गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सैम्पल पेपर सेकंड फॉर सेट एग्ज़ाम, SAT सेट एग्ज़ाम ऑफ 20 मार्क्स फॉर क्लास 12th। देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सेट की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों। स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, सेट एग्ज़ाम SAT। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किस में होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, लोक अर्थशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है किसी एक वस्तु का व्यापार नहीं होता, बहुत सारी वस्तुओं का व्यापार होता है। एक देश के साथ व्यापार नहीं होता, बल्कि अनेक देशों का व्यापार होता है आपस में। यानी कि एक देश से नहीं बल्कि अनेक देशों के साथ हमारा व्यापार होता है, और इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो इसलिए ये समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? बच्चों, ए ऑप्शन है ग्रीक भाषा, बी है लैटिन भाषा, सी है जर्मन भाषा और डी है तेलुगु भाषा। बिल्कुल सही ऑप्शन ए है, क्योंकि ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा अर्थशास्त्र शब्द। तीसरा क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, पिगू, रॉबिन्स, मार्शल। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन ए है, क्योंकि एडम स्मिथ ने सबसे पहले एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी थी, जिसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। 1776 में ये पुस्तक लिखी गई थी, और इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है। अगर पेपर में इस तरह से आ जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है या आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो आपने बताना है एडम स्मिथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एक खालिस्तान विज्ञान है, सामाजिक, प्राकृतिक या दोनों या कोई नहीं? यहाँ पर सामाजिक विज्ञान आएगा। सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि समाज में रहने वाले लोगों का और सामाजिक कार्यों का और जो भी कार्य आर्थिक कार्य है उनका अध्ययन हम करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान में तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, इसलिए यहाँ पर सामाजिक जो विज्ञान है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, सीमित साधनों को धन कहा जाता है, सत्य या असत्य? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो धन है वो सीमित है और हमारे साधन सीमित हैं। जो भी रिसोर्सेज है वो सीमित हैं और धन से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो धन जो है सीमित है और इसको धन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अवसर लागत का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रयोगों की लागत। बिल्कुल ठीक है, अवसर लागत, वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेट यूज। वास्तविक लागत गलत, कुल लागत ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक समस्या का संबंध है गरीबी से, बेरोजगारी से, काले धन से, सीमित साधनों के चुनाव से। ये बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। आर्थिक समस्या ना चुनाव की समस्या है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और हमारे साधन सीमित हैं, और उन्हीं में से हमें चुनाव करना पड़ता है कि किस आवश्यकता को संतुष्ट करें और किसको बाद में करें। तो ये चुनाव की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव की समस्या का आधार है आर्थिक समस्या या सामाजिक समस्या? तो आर्थिक समस्या आएगा, रुपये पैसे की समस्या, धन की समस्या। इसीलिए क्योंकि धन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है और हमें चुनाव करना पड़ता है, यही आर्थिक समस्या है। और आर्थिक समस्या के यही कारण है कि असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधनों का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं को करना है, खालिस्तान करना है। क्या करना है? कम करना है? नहीं। अधिकतम करना? नहीं। संतुष्ट करना? ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है सी, और इनमें से कोई ये नहीं आएगा, क्योंकि साधनों का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान सीमांत अवसर लागत को दर्शाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब सही है ये। अभी इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम 10वें का, सत्य या असत्य? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी उत्पादन संभावना वक्र देखो इस प्रकार से होता है और ये सीमांत अवसर लागत को दर्शाता है, अवसर लागत को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब उसे मिलती है, क्या मिलती है? अधिकतम संतुष्टि। उपभोक्ता संतुष्टि चाहेगा, अधिकतम आय नहीं, अधिकतम हानि नहीं, अधिकतम संतुष्टि। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा। बजट रेखा को कहा जाता है
कीमत रेखा, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, कीमत रेखा कहा जाता है। बजट रेखा को आय रेखा नहीं, लागत रेखा नहीं, बजट समूह नहीं। नेक्स्ट है 4 सेबों का कुल तुष्टि गुण 20 है, 5 सेबों का कुल तुष्टि गुण 18 है, सीमांत तुष्टि गुण क्या होगा? बिल्कुल आप यह देखेंगे ए ऑप्शन 20 नहीं, बी 18 नहीं, सी 2 नहीं, डी बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? देखो बच्चों, 4 सेबों का तुष्टि गुण 20 और 5 का 18, तो 5वें में से चौथे का माइनस करेंगे। एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल तुष्टि गुण में जो अंतर आता है उसे सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। तो 18 में से 20 गया, -2 आया, ठीक है, -2। तो ये सही ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा अधिकतम संतुष्टि होती है क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती। बी ऑप्शन यहाँ ठीक है। ए है कुल उपयोगिता, सी है दोनों और डी है सीमांत उपयोगिता। उपयोगिता क्योंकि किसी वस्तु का वह गुण जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, संतुष्टि प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तटस्थावक्र का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण, देखो खाली स्थान, ग्राफिक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है देखते हैं। तटस्था मानचित्र, तटस्था समूह। देखो बच्चों, तटस्था मानचित्र नहीं, तटस्था समूह सही है और दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, बजट सेट, सॉरी इंडिफरेंस सेट, जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। अभी कौन कौन से कम्बिनेशन को दर्शाता है? जो भी कम्बिनेशन होंगे और उनका रेखा चित्रीय प्रदर्शन क्या कहलाता? तटस्थावक्र। तो तटस्था समूह, ये इसको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट, समूह का मतलब है सेट, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है? पेन और स्याही पूरक वस्तुएं हैं, ये नहीं है। कार और पेट्रोल, ये भी पूरक वस्तुएं हैं, ये भी नहीं है। पेप्सी कोला और कोका कोला, ये प्रतिस्थानापन वस्तुएं हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीपन के विरोधाभास से हमारा अभिप्राय है मांग वक्र का धनात्मक ढलान, मांग वक्र का ऋणात्मक ढलान, मांग वक्र का ओ एक्स पर, और इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, गिब्सन के विरोधाभास, देखो गिब्सन का जो विरोधाभास है, मांग के नियम के अपवाद होते गिब्सन प्रोडक्ट, तो गिब्सन के का विरोधाभास पैराडॉक्स, गिब्सन पैराडॉक्स, मांग वक्र का धनात्मक ढलान आएगा ये, क्योंकि वैसे तो सामान्य वस्तुओं में क्या होता है, मांग वक्र का ऋणात्मक ढलान होता है, लेकिन यहाँ पर मांग वक्र का धनात्मक ढलान है। मांग वक्र का ऋणात्मक ढलान तो सामान्य वस्तुओं का होता है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर होता है? देखो बच्चों, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर होता है। ध्यान से हम यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, किन वस्तुओं का मांग वक्र, हम मांग वक्र की बात कर रहे हैं बच्चों, और बाएं से दाएं, इधर बायां है और इधर दायां है, नीचे से ऊपर की ओर, इसका मतलब इस प्रकार से होता है। देखो बच्चों, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, देखो यहाँ पर किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो ये क्वेश्चन गलत है न। देखिएगा, किन वस्तुओं का बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ी है। देखिएगा यहाँ, या तो ये क्वेश्चन इस सेंस से पूछा जाना चाहिए था, किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर नहीं होता है, तो सामान्य वस्तुओं का नहीं होता है। लेकिन या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाना चाहिए कि किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं, नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पर देखो, सामान्य जो वस्तुएं हैं ना, जो सामान्य वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, नीचे की ओर होता है, अगर क्वेश्चन इस सेंस से पूछा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन की सेंस बदल दी जाती है और बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं, नीचे की ओर होता है, फिर ये इस प्रकार से होगा, इस तरह से, तो ये सामान्य वस्तुओं का होता है, ठीक है। तो गिब्सन पदार्थ है, उनका धनात्मक ढलान होता है,
और प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं वो भी कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती हैं। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्या है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की मांग बढ़ जाती है। तो ये सभी वस्तुओं का ना धनात्मक ढलान होता है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन सामान्य वस्तुओं का ऋणात्मक ढलान होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेंस अलग पूछ ली गई थी, तो 18वें क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मांग में वृद्धि का कारण है। देखो बच्चों, मांग में वृद्धि और मांग में वृद्धि, मांग में विस्तार, मांग का संकुचन, विस्तार और संकुचन जो होता है ना, वो कीमत में परिवर्तन की वजह से होता है, अन्य कारणों के या अन्य बातों के समान रहने पर। लेकिन मांग में जो वृद्धि है वो कीमत के समान रहने से और अन्य कारणों में परिवर्तन से होती है। तो मांग में वृद्धि का कारण है पूरक वस्तु की कीमत में कमी। पूरक वस्तु की कीमत में कमी है तो इसका मतलब उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। एक तो ये ठीक है बिल्कुल, मांग में वृद्धि का कारण है। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग में भी वृद्धि होगी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, तो उस दूसरी जो वस्तु है उसकी जो प्रतिस्थापन है उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे ही ठीक है तो सही ऑप्शन में हम क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन को मांग वक्र पर संचलन द्वारा दिखाया जाता है। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि मांग में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र का खिसकाव। क्या होता है? मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र का खिसकाव, दो प्रकार से परिवर्तन होता है। मांग वक्र पर संचलन का मतलब होता है मांग में विस्तार और मांग का संकुचन, और मांग वक्र का खिसकाव का मतलब होता है, देखो मांग वक्र का जो खिसकाव होता है तो उसमें मांग में कमी और मांग में वृद्धि, तो दो प्रकार से होता परिवर्तन, एक प्रकार से नहीं होता, इसलिए ये असत्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस और 20 के 20 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से इनको समझेंगे और याद करेंगे और सेट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा सा अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आएंगे, यानी कि अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, कल आप लोगों का पेपर है। ओके, थैंक यू।